डिफरेंस ये गोविंद ब्रह्मनिया की टोटली स्टाइल जो थी, जैसे साड़ी में कोई खड़ी हुई है, और प्रताप मलिक की स्टाइल थी कि कोई बिकिनी में खड़ी हुई है। एक्सीलेंट, चलो इसी का चिड़ियाघर तो वेट चलते कर रहा था। हैं, चिड़ियाघर चलते हैं। होली में, और वो कबाड़ी आया, इस बार वो अंदर आया, बन गई है। मेरे सामने एग्रीमेंट रखा गया, 500 रुपए साइनिंग अमाउंट रखी गई। तो रे का एक कमरा रिजर्व था कि जब भी कुछ क्रिएटिव काम करना होता था या रिलैक्स करना होता था तो वो यहाँ आते थे। कराया तो मुझे, मैं तो सीधा साधा नमाजी आदमी हूँ। वो अपॉइंटमेंट लिया देवानंद का, मुझे लेके चला, और रास्ते में मुझसे कहा कि भाई वो आपकी कहानी में वो पॉइंट है उसको बदल दो। मैंने कहा बदल देंगे, सुनाते वक्त कर। उसके बाद नाम और अजय देवगन, ये 2 नाम ज्यादा आते रहे। मूवी के लिए सबसे पहले शाहरुख खान ही आया, इस तरह हर चीज को उलट पुलट कर दिया। अब टोटली नया कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट आ गया उसका। कम से कम 2 में से एक ने किया था कांटेक्ट, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगा कि इकोनॉमी वर्कआउट नहीं होगी। पे मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट मैंने कहीं पढ़ा था, अब आप कंफर्म करेंगे उसको कि नहीं, कि आबिद सर का दिल टूटा था, उसके बाद उन्होंने कॉमिक्स बनानी स्टार्ट कर दी थी। एक मिनट इस पे मेरी एक्सीडेंटल राइटर टूटी फूटी रिसर्च है, और आबिद सर इसको करेक्ट करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है। सर आपको एक अवार्ड भी मिला है एक उपन्यास के लिए, टूटेला फरिश्ता 1965 में, विच Fallen वाज एन Angels। एक्सीडेंटल सक्सेस। और इसके बारे में मेरे को कहीं ज्यादा कुछ मिला नहीं, सिनॉप्सिस बुक वगैरह मिली नहीं, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है, इट्स बेस्ड ऑन योर्स, आपका पहला लव इंसिडेंट ब्रेकअप। जिसमें आपका हार्ट करेक्ट ब्रेक हुआ था। करेक्ट करेक्ट। इज इट ओके, आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं? तो फिर वी आर ओके, वी कैन मूव ऑन विद अदर नहीं नहीं, आई हैव लॉट क्वेश्चंस। टू टॉक यार। ये भी जो आप बता रहे हैं, दिस वाज माय फर्स्ट, और वो भी क्या कहते हैं, नॉवेल नहीं था उसको। जैसे जे कॉलेज ऑफ आर्ट में एक लड़की मेरे बगल में बैठती थी, तो आदान प्रदान होता था। कहते भाई यार पेंसिल दे जरा तेरी, वो कहती थी जरा तुम्हारा इरेजर दो। इस तरह हमारा रोमांस शुरू हुआ। होते होते एक रोज उसने कहा कि चलो ना हम कहीं बाहर चलते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, एक्सीलेंट, चलो इसी का चिड़ियाघर तो वेट चलते हैं, कर रहा था। चिड़ियाघर चलते हैं। उसने सर पीट लिया। अब मेरा कल्चर जो था फुटपाथ का था, मेरे लिए चिड़ियाघर बहुत बड़ी बात थी कि मुझे कोई ले नहीं जाता था चिड़ियाघर दिखाने। एनीवे, तो इस तरह और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया रोमांस हमारा। और जब टूटा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो आप जानते हैं, जैसे डोंगरी की जबान में फटीचर कहते हैं कि भाई ये तो फटीचर है, यानी कि फुटपाथ पे रहता है। और वो करोड़पति की बेटी थी और एनआरआई की बेटी थी, और जे में आर्ट सीखने आई थी वो। अब उनकी फैमिली को वहां पता चला तो उसको किडनैप करके ले गए। अब मुझे तो पता ही नहीं, अब मैं तो समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। ये करीबन 2-3 साल के बाद, 3 साल तक अफेयर बराबर चलता रहा। अब मेरे समझ में नहीं आया कि क्यों, अब मैं सुसाइड कर लूं, कुछ जहर खा लूं, ये कर लूं, जैसे होता है पहले पहले प्यार में। दूसरे में इफेक्ट कम होता है, तीसरे में धीरे धीरे सबसाइड होता है, चौथे में आदत हो जाती है। ये तजुर्बे की बातें। सर 3 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, काफी मतलब मैं भी इमोशनली उस इन्वॉल्व हो भाई गए बोलता हो। हूँ। और उसी दर्द से निकला अच्छा टूटेला अच्छा, फरिश्ता, एक और मेरे जो इधर कि इसको एक्सीडेंटल किस्सा, सक्सेस हुआ। किसी, हाँ वही उसी पर आ रहा हूँ। अब ये आ, ऐसे कंफ्यूजन में मैं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो
सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। कॉलेज में इंट्रोवर्ट था, किसी से बात भी नहीं करता था ज्यादा, लड़की से उससे भी बात नहीं करता था। तो उसने कहा चलो चलते हैं, तो मैंने कहा चलो चिड़ियाघर। अब मैं शांति से सोचने बैठा कि ये जो कंफ्यूजन है उसको कैसे निकाला जाए। तो मुझे स्ट्राइक हो गया, व्हाई नॉट राइट इट डाउन। तो बैठकर मैंने लिखना शुरू कर दिया, एक एक बातें जो याद आती गई इधर लिखी, फिर कुछ आगे पीछे इधर उधर जो भी याद आया सब लिख दिया। लिख कर ये जब चॉल सिस्टम में, तब हमें वो एक खोली जो थी वो थोड़ी बड़ी हो गई थी और मुझे खिड़की के पास बैठने की जगह मिली थी, तो मैं बैठ के लिखता था। और हमारी चॉल में करीबन 10-15 लाइन से खोलियां थी और आखिरी खोली में एक कबाड़ी रहता था, उसका नाम था मोहम्मद भाई। और वो जब भी गुजरता था, मेरी हमारी खोली पहली थी, सीढ़ियां से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर आए तो पहली खोली हमारी। अब वो जब भी गुजरता था तो एक झांक लेता था, तो शायद वो सोचता था कि इसको हो क्या गया है, बैठे बैठे लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है। अच्छा, वो कबाड़ी था तो उसकी नजर वो कागज के ढेर पर भी थी। जब एक रोज करीब करीब खत्म होने पर था मेरा लिखना, और मैं बड़ा रिफ्रेश हो गया था एकदम से, और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई कभी भी कंफ्यूजन हो राइट इट डाउन। अब मैंने मैं बैठा हुआ था खोली में और वो कबाड़ी आया, इस बार वो अंदर आया, तो कहता अभी क्या लिख रहे हो। तो मैंने वो पूरा ढेर उठाकर उसको दिया, मैंने कहा ले जा, इसको बेच, जो पैसे मिले आधे तेरे आधे मेरे। तो सारा लॉट ही दे दिया, वो दिखता रह गया, वो ले गया। अच्छा, इस कबाड़ी की लिंक एक पब्लिशर से थी। अच्छा, ये लिखा था मैंने गुजराती में ओरिजिनल, उसकी लिंक एक गुजराती पब्लिशर, वहां वो पब्लिशर जो था स्वाति प्रकाशन, फेमस, जैसे पेंगुइन कैसा है इंग्लिश में, वैसे हमारे गुजराती में स्वाति प्रकाशन। यार स्वाति में आपकी किताब छपी तो आप बल्ले बल्ले, सुपरस्टार। अब अच्छा, उसकी लिंक इसलिए थी स्वाति प्रकाशन से कि वहां सारा लिटरेचर छपता था, 1000 कॉपियां छपती थी, बड़ी मुश्किल से 100 बिकती थी, और 90 कॉपियां इसको कबाड़ी के पास आ जाती थी। तो कबाड़ी जो है वो ठेला लगाकर बैठता था रेलवे स्टेशन के पास, मस्जिद बंदर करके स्टेशन है, वहां बैठता था और बेचता था वो। इस तरह उसकी लिंक थी। अब मेरा ढेर लेकर वो, पहले तो उसने अपनी ठेला लिया, ठेले में बैठा वहां जाके मस्जिद बंदर पर, और वो कागज, बड़ी गलती की, कागज पढ़ने लगा वो कि इसमें क्या लिखा क्या है ये। पढ़ने के बाद वो ऐसा इम्प्रेस हुआ कि पब्लिशर के पास पहुंचा और उससे कहा कि देखो इसमें कुछ है, कुछ बात है, आप जरा पढ़ लो। ये रद्दी के भाव एक तो नहीं बिकनी चाहिए। हाँ, बस यही था मकसद उसका। वो ये इतना समझ गया था। अब वो प्रकाशक के पास, प्रकाशक ने कहा ठीक है छोड़ जाओ। उसके बाद में हफ्ते भर बाद प्रकाशक का मैसेज आया, आके मिलो। और वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया कि भाई बुला रहे प्रकाशक, चलिए बात तुम्हारी बन गई है। मेरे सामने एग्रीमेंट रखा गया, 500 रुपए साइनिंग अमाउंट रखी गई, और 500 रुपए उस वक्त मेरे लिए 5 लाख के बराबर थे वो। यानी ये शुरुआत मेरी हुई। उसके बाद में उन लोगों ने वो सारे चैप्टर को आगे पीछे ऊपर नीचे किया कि भाई पहला क्या आना चाहिए इंसिडेंट, दूसरा क्या आना चाहिए, बीच में कुछ जोड़ा भी होगा उन लोगों ने। तो उस किताब का नाम था गुजराती में टूटे हुए फरिश्ते, और हिंदी में टूटे हुए फरिश्ते, गुजराती में टूटेला फरिश्ता। उसके बाद में मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो छप कर आई हिंदी में, तीसरी आंख उसका टाइटल था, और उसको नेशनल अवार्ड मिला। अभी किसी ने अवार्ड का जिक्र किया था, इसलिए इसका भी बता रहा हूं मैं। तो राइटिंग में इस तरह आया। एक पहला तो एक्सीडेंटल हो गया मामला, फिर मैं दूसरी लिखने बैठा। अब मुझे लगा ना कि भाई मैंने शरद बाबू की किताब पढ़ी थी, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ।
तो टूटेला फरिश्ता ने साबित कर दिया। अब मैं दूसरी लिखने बैठा, तीसरी बैठा, अब खरीदने वाला कोई नहीं। दूसरी दी तो प्रकाशक ने रिजेक्ट कर दी, बोले ये तो लिटरेरी कहानी नहीं है। दूसरी, तीसरी, ऐसे 5 या 6 किताबें मैंने बैठे बैठे घसीट मारी। बाद में एक प्रकाशक मिला, उसने 6 का सेट छाप दिया। तो गुजराती में सिक्का बैठ गया कि भाई दम है तो सर इसमें। तो सर मतलब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं ना। आप एक बंद कमरे में बैठ करके एक डिप्रेसिंग सी जगह पे एक डिप्रेसिंग पेंटिंग बना रहे हैं, और एक खिड़की के पास बैठ करके इतना क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं जहाँ पे हाथों एक हाथ मिनट चीजें एक बिक जा मिनट रही एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सॉरी, मैं जरा भूल जाऊं इससे पहले। पहला हम्म। उपन्यास जो है, उपन्यास कहो या टूटे हुए फरिश्ते, वो खिड़की के पास बैठ के लिखा था। बाद में वहां तो ये उपन्यास लिखना तो मतलब दिमाग दिमाग का दिवाला निकालना ना, बैठ के सोचना, करना, रिसर्च करना, ये करना। तो उसके लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैं ईरानी होटल थी हमारे करीब में, ओ, हम्म। हाँ, जब आवाजें लगती थी, चवन्नी आगे वाले के पास पीछे से लो, दुअन्नी से लो, या चिल्लाते रहते थे बहरा लोग। उस माहौल में बैठकर मैंने वो एक टेबल कोने का लिया, एक चाय पी। अच्छा, उस मालिक को भी, जो गल्ले पर बैठता था, उसको भी मुझ पर तरस आ गया कि भाई कोई है काम करने वाला, ईमानदार है, कुछ बड़ा काम कर रहा है। तो वो मुझे सपोर्ट करने लगा, फिर चाय भी फ्री कर दी उसने। तो 5 उपन्यास जो 5-6 लिखे, वो मैंने होटल में, ईरानी होटल में बैठकर लिखे थे। सॉरी, आगे बढ़िए आप। सर तो टूटे दिल ने हमारा एक लेखक जगा दिया। सर आपकी एक बुक है काले गुलाब करके, राइट? अरे वो अद्भुत यहाँ नाम लिया। वो यहाँ की लाइब्रेरी में भी है, मैंने लेके पढ़ी भी थी, इसलिए मेरे को याद भी है। सर वापस एक बार बहादुर पे वापस, मैं सॉरी, हम लोग थोड़े बहादुर के लिए थोड़े वो है, तो बहादुर पे गाड़ी को वापस घुमाते हैं। एक मेरा तो क्वेश्चन काली था किताब का जिक्र क्यों किया? सर, मेरे को यहाँ सर बुक्स का डिस्कशन चल रहा था ना, सर मेरे को याद ये है। अभी तैयार होने लगा हुआ है। बुक लवर है ये हमारे नहीं अंशु सर, सर। हम बीच बीच में जाते रहेंगे जहाँ पे भी आएगा। अभी अच्छा, सर बहादुर पे जाते हमने हैं। भटकती आत्मा बहादुर तो हमारा फोकल पॉइंट है, हम वापस आएंगे, अच्छा, लेकिन ठीक है, ठीक है, काले राइट। गुलाब पे इसलिए आया क्योंकि मेरे को यहाँ की लाइब्रेरी में मिली थी, तो मैं लेके आया था, मैंने पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको वही बताना चाह रहा था। राइट। तो सर काले गुलाब पर बोलो। नहीं सॉरी, आप नहीं पूरा सर, आप कीजिए। बोलिए, आप बोलिए सर। अरे मैं का, कुछ किस्से आपको काले गुलाब के। काले गुलाब जो है, वो मैंने फिल्म स्क्रिप्ट लिखी थी देवानंद के लिए, ओरिजिनल। अच्छा, उसकी शुरुआत कैसे हुई कि मैं गया था उड़ीसा, वहाँ चिल्का लेक के पास एक गांव है। उस गांव में कोई दोस्त मुझे ले गया था कि आओ तुम्हें एक अच्छी जगह, एक पिकनिक स्पॉट दिखाता हूँ। तो वो मुझे वहाँ ले गया, नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, वहाँ एक 5 स्टार होटल भी थी। ये कब की बात है, 70s की। वहाँ एक होटल भी थी जिसमें सत्यजीत रे का एक कमरा रिजर्व था, कि जब भी कुछ क्रिएटिव काम करना होता था या रिलैक्स करना होता था तो वो यहाँ आते थे। अच्छा, उस गांव में मेरा दोस्त लेकर, जीप में लेकर गांव में एंटर हुआ, और जीप जहां रुकी तो वहां लेक भी था बहुत बड़ा। एक तो चिल्का लेक, ये उसका सैंपल लेक। जो जैसे ही जीप रुकी के एक साथ में कई कुली टूट पड़े। जैसे हम जाते रहे कश्मीर इधर उधर, तो कुली लोग हमारा सामान उठाने के लिए टूट पड़ते, वैसे वहां भी टूट पड़े। तो मैं समझा कुली है। पता चला कि देवर ऑल पिंप। पिंप शब्द यूज कर रहा हूं। कोई अपनी माँ को बेच रहा था, कोई अपनी बेटी को बेच रहा था, कोई अपनी प्रोस्टिट्यूशन पर ही पूरा गांव जी रहा था। ये मैं तो बौखला गया। मैंने कहा कि यार ये कहाँ लेकर आया तू मुझे, मैं तो सीधा साधा नमाजी आदमी हूँ। आधा जो था मुझे सुधार दिया सुप्रिया चौधरी ने, अभी भी आधा तो बचा हूँ। तो ऐसे माहौल में तू मुझे ले आया। तो बोले देखो समझो जरा, इंटरेस्टिंग है ये कैरेक्टर सारे। तो यहां से वो बीज पड़ा इसका इसका ये बीज काले गुलाब का पड़ने से पहले
मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन ताज आर्ट गैलरी में चल रही थी, और नॉर्मली आर्ट गैलरी में इक्के दुक्के देखने वाले आते रहते हैं और काफी समय तक खाली भी रहती है। तो एक बंदा जो था सीनियर सिटीजन, वो आकर सवेरे आकर बैठता था, वो पेंटिंग को ऐसे देखता था जैसे यानी पेंटिंग को खा जाएगा, और दोपहर के बाद फिर जाता था लंच के लिए, फिर घूम घाम के टाइम मिलता तो शाम में भी एक चक्कर लगाता था। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी इस कैरेक्टर में। सीनियर सिटीजन कोट सूट पहन के आके आर्ट गैलरी में ही बैठता था। तो मैंने रिश्ता बनाने के लिए मैं अपने टेबल से उठ के उसके पास आया। मैंने कहा हेलो सर, हाउ आर यू, ये वो करके मैंने कहा आप इतने मस्त हो जाते हो पेंटिंग में कि मेरी हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की। शुरुआत की, फिर उसने उसका मुंह खुल गया। ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और उसके पैर में सेकंड वर्ल्ड वॉर में गोली लगी थी, तो क्रिपल तो नहीं कहेंगे लेकिन चलने में नॉर्मली छड़ी लेकर उसको सपोर्ट लेके चलना पड़ता था। उसने मुझे ये कहानी जो है, ये काले गुलाब। इस तरह की काले गुलाब टाइप की कहानी उसने मुझे बताया कि वो जहां उसने एक घर लिया था कुछ साल पहले रिटायरमेंट के बाद में, अब वो बम्बई में है, तो रिटायरमेंट के बाद जो घर लिए, वो फार्म हाउस लिया था, वो आगरा में कहीं आसपास में जंगल के अंदर शांति से रहने के लिए लिया था। और वहां से एक क्लब थी, ब्रिटिश पीरियड की एक क्लब, बहुत बढ़िया, जैसे सीसीआई क्लब बम्बई में है और भी बड़ी बड़ी क्लब है बम्बई में, वैसी क्लब वहां थी। तो ये शनिचर को बंदा जाता था वहां, वहां उसके सारे दोस्त आसपास के गांव से आते थे, सारे रिटायर, ग्रुप बैठता था। और वो ग्रुप में ये सारा उसने सुनाया किस्सा, आर्मी ऑफिसर ने। उस ग्रुप में एक पुलिस कमिश्नर भी था रिटायर्ड, एक बिजनेसमैन था, इस तरह के 5 डिफरेंट कैरेक्टर थे, जिसमें से एक ये भी था। और जिक्र छिड़ गया बेटे का। ये आर्मी ऑफिसर कह रहा है अपने बेटे की बात, ये मैंने उसको कहानी में इस तरह पलट दिया है कि भाई मेरे बेटा जो है वो पूरा दिन घर में बैठा रहता है। वो यानी जो कैरेक्टर आर्मी ऑफिसर का था वो मैंने बेटे में डाल दिया, और इस तरह कहानी बिल्डअप की कि बाप जो जाता है उसकी परेशानी बेटा है, कि बेटे को कैसे सुधारूं मैं। उसके पैर में गोली लगी है, रिटायर हो गया है, मैन ऑफ एक्शन है, ये है सब वो बात बताता रहा। 3 बार उसने सुसाइड के अटेम्प्ट किए बेटे ने, बोले मैं घर पे नहीं होता तो मेरा बेटा चला जाता। ये इस तरह की स्क्रिप्ट मैंने वर्कआउट की थी। यहाँ वो ये सच्ची घटना आर्मी ऑफिसर की है। तो उन लोगों ने उसे मशवरा दिया कि भाई तू एक काम कर, बेटे को कोई ऐसे काम में लगा दे कि जो मार धाड़ का हो। तो बोले कौन सा काम है बताइए आप लोग। तो फिर वहां बैठे हुए कमिश्नर ने कहा कि मेरे पास एक काम है, उसको कुछ नया करना है, वो चुपचाप बैठने वाला नहीं, कुछ एक्शन चाहिए। तो बोले आगरा के पास एक गांव ऐसा है जिसमें हर वहां की इस गांव की लड़की जो है, वहां के मर्द आराम करते हैं और लड़कियां धंधा करती है। तो बोले हम लोग लड़कियों को अरेस्ट नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास रिमांड होम का ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम रखेंगे कहाँ इसको। तो आप एक काम कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। वो ऑफिसर कहता है आप यहाँ से लड़कियां हम आपको देंगे, आप अपने फार्म पर रखो और बेटे से कहो सुधार इसको। ये एंगल वहां से मिला मुझे। तो ये सब वर्कआउट किया फिल्म स्क्रिप्ट के लिए, देवानंद के लिए, क्योंकि देवानंद को बड़ा मजा आता था यानी 100 लड़कियों के बीच में डांस करने का आइटम सॉन्ग। और वैसे भी ग्रुप्स उसके जो रहते थे लड़कियों के, एक उसकी साइक मेरे समझ में आई थी कि भाई लड़कियों का चहेता फेवरेट भी है वो। तो उसके लिए मैंने वर्कआउट की थी। समहाउ इट बैकफायर्ड। जो मिडलमैन था जानकी दास
नाम था उसका, वो अपॉइंटमेंट लिया देवानंद का, मुझे लेके चला और रास्ते में मुझसे कहा कि भाई वो आपकी कहानी में वो पॉइंट है उसको बदल दो। मैंने कहा बदल देंगे सुनाते वक्त कर। उसके बाद आगे बढ़ा तो कहा कि उसमें जो वो सिचुएशन आती है ना कि जहाँ वो हीरो को पता चलता है कि उसकी बहन तो एक वेश्या है और वो भी इस कैंप में है, उसको भी बदल दो। मैंने कहा उसको भी बदल दो। करते करते 10 पॉइंट बताया। मैंने कहा देख, ये सब बदलने बैठूंगा तो फिर मेरी कहानी ही कहाँ बचेगी, फिर तो ये तुम्हारी कहानी हो गई। और मुझसे कहेगे कि भाई मुझे नहीं पसंद है, तो क्या मैं कहूंगा सर पीट के कि ये तो मेरी नहीं थी, ये तो इनकी जानकी दास की थी, मेरी कहानी तो ये है। तो जानकी दास ने कहा, गाड़ी वाले से कहा रोको, इस पर सोचना पड़ेगा। और गाड़ी वाला मुझे वापस छोड़ गया, वो अपने रास्ते चला गया और मामला ठप हो गया। ये कहानी। तो फिर मैंने कहा कि पूरा मसाला मेरे पास है, व्हाई नॉट राइट ए बुक। और बड़ा आसान लिखना था, ड्रामेटाइज तो था ही पूरे के पूरा। तो मैंने किताब लिख दी, काले गुलाब। जी सर। तो आई थिंक अब काले गुलाब की बात हो गई है, वापस चलते हैं हमारे बहादुर की तरफ। तो आई थिंक जी विश्वजीत दा आपको कुछ क्वेश्चन था कॉमिक्स से रिलेटेड, तो जी आप पूछ सकते हो अभी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो नमस्ते, जी वेरी ग्रेटफुल कि आपसे बात हो रही है आज। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो लुक है बहादुर का, आपने कहा ये इंडियन कैरेक्टर आप देना चाहते थे पब्लिशर को, ये उनकी डिमांड थी कि इंडियन पब्लिशर हो। जी लेकिन ये जो पर्टिकुलर लुक है बहादुर का, मैंने कई लोगों से सुना है कि ये मिलता जुलता है हमारे कई हिंदी फिल्मी एक्टर्स के साथ। जैसे कई लोगों का कहना है कि ये सुनील दत्त से मिलता जुलता है इनका लुक। तो ये जब आप ये कैरेक्टर बना रहे थे, आपके दिमाग में था, किसी की छवि थी आपके सामने कि ये मेरा जो ये हीरो होगा बहादुर, ये इस तरह का होना चाहिए देखने में, इसकी कद काठी ऐसी होगी, इसका गेटअप ऐसा होगा, ये इस कलर का ये कुर्ता पहनेगा, ये जो इसका लुक था, ये आपने कैसे बनाया? बेसिक मेरे जहन में जो खाका जो था कि भाई ये हीरो है, और उस दौर में हीरो के चेहरे बड़े इम्प्रेसिव होते थे। इस दौर में जो फिल्में बनती उसमें कभी तो ऐसे ऐसे हीरो आते कि चेहरा देखना ही नहीं पसंद करते, लेकिन बड़े अच्छे आर्टिस्ट है। तो उस दौर में वो मैंने सोच कर एक हीरो का फेस, हेयर स्टाइल, ये वो पकड़ी। अब ड्रेस जो है उसके उसको मैंने सैफरन कुर्ता दिया है। वो इसलिए दिया सैफरन कुर्ता कि सैफरन वाज द सिंबल ऑफ इंडिया तब, जैसे ग्रीन कलर तो सिंबल ऑफ पाकिस्तान। अब इस दौर में सैफरन बिकेम पॉलिटिकल पार्टी सिंबल, तब नहीं था। तो मैंने सैफरन दिया कि भी दिस इज इंडियन कैरेक्टर कमिंग फॉर द कॉमिक लवर्स। और जीन्स नीचे मैंने दी। जीन्स ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो मेरे जहन में प्रोग्रेस का जो रिसर्च हो रहा है, जो काम हो रहा है वहाँ लिटरेचर में, जिसमें भी कहो, साइंस में, तो एक ये मैं देना चाहता था कि ईस्ट और वेस्ट अगर एक हो जाते हैं तो दे कैन मेक मिरेकल्स। आर यू सेटिस्फाइड विद द कॉन्सेप्ट? यस सर, सेटिस्फाइड। सर फर्स्ट पार्ट का जो था, मैं पूछा था कि एक चीज कि इनका लुक क्या किसी फिल्म एक्टर से मिलता जुलता था? इज लाइक ए नहीं नो? नहीं, मेरे जहन में कोई नहीं था, किसी कोई का नहीं। भी नहीं था। लेकिन बाद में कईयों ने कहा कि भाई ये तो अजय देवगन जैसा लग रहा है, किसी ने कहा शाहरुख खान लग रहा है। मैंने कहा जो भी हो। मैक्स मैंने यही सुना था कि सुनील दत्त जैसा लगता है, ऐसे लोगों से सुना था मैंने पहले। ये भी कई लोगों ने कहा, सुनील दत्त का नाम और अजय देवगन, ये दो नाम ज्यादा आते रहे हैं। जी मुझे जी। तो एक मैसेज आया विनोद खन्ना के ऊपर या भी, विनोद रजत खन्ना। भाई बोलते हैं। विनोद खन्ना। सर बहादुर के लिए कभी क्या मतलब मूवी बॉलीवुड या मूवी अडेप्टेशन का कभी कुछ आया था क्या? एक सेकंड, ये मूवी के लिए सबसे पहले शाहरुख खान ही आया। ही वांटेड टू बी बहादुर ओह किसी तरह भी।
उसको बनाना था। और तब इंडिया में स्पाइडरमैन फिल्म लगी थी, 100 करोड़ का बजट था स्पाइडरमैन का। तो ये कहा कि सेम बजट 100 करोड़ हमारा है और बहादुर पर फिल्म बनानी है। अब इसमें उसने एक कंडीशन ये डाल दी कि आप टाइम्स ग्रुप में ये छपी थी, इंद्रजाल कॉमिक्स जो था टाइम्स ग्रुप में छपता था, तो बोले एक एनओसी ले लो उनसे। बोले कॉपीराइट तो तुम्हारे है ही है, कॉपीराइट एक्ट भी कहता है कि जो क्रिएटर है कॉपीराइट उसी के होते हैं। अच्छा, अब एनओसी मैंने कहा कि भाई जरूरी है इसके लिए, तो बोले कोई भरोसा नहीं, कल कोई टांग अड़ा देगा तो हमारे 100 करोड़ फंस जाएंगे, तो रिस्क लेना नहीं है। तो जहां जहां भी वो खतरे हैं वो सारे हमें भरने पड़ेंगे उसको। तो मैंने मेरे बेटे को भेजा, मैंने कहा भाई जा तू जाके बात कर मैनेजमेंट से और सर्टिफिकेट लेकर आ। वो सर्टिफिकेट लेने गए तो अभी देखो किस्मत कैसे पलटी खाती है, ये बता रहा हूँ, नसीब के जो खेल होते हैं ना। अभी जो टाइम्स का डायरेक्टर था उसको ये भी पता नहीं था कि बहादुर कौन है और क्या है और क्या है, ये उसके जन्म से पहले के सारे कैरेक्टर थे। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ जो दिल्ली में रहती थी उसको पता नहीं क्या सपना आया कि उसने बेटे को लिखा कि बेटा बहादुर जैसा वंडरफुल कैरेक्टर हमारे पास है, क्यों ना उस पर कुछ किया जाए। तब उसके दिमाग में बिजली गिरी कि भाई कुछ करने जैसा है ये, वरना उसको जरा भी वो आइडिया नहीं था। अब मेरा बेटा गया तो उसको सीधा ही कहा उसने कि बहादुर वो तो हमारा है, कॉपीराइट हमारा है सारा, आपका कैसे हो गया। वो बेटे ने समझाया उसको कि भाई देखो ये कॉपीराइट एक्ट ये कहता है, वो तो कहता होगा, कॉपीराइट हमारा है, हमारे जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी छपता है, ये उसके वर्ड्स जो बेटे ने बताएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो कुछ छपता है उसका एक कॉपीराइट हमारे पास, फुल स्टॉप, और दरवाजा वहां है ये। तो इस तरह फिर मैं परेशान, मैंने कहा क्या किया जाए इसको, कैसे कैसे सॉल्व किया जाए। मुझे तो उसको जवाब देना था। देखो शाहरुख कितना शार्प था, समझदारी जो उसने बताई। मैं काफी सोचने के बाद मैंने कहा एक एडवोकेट का मशवरा लेते हैं। एडवोकेट के पास मशवरा लेने गया तो उसने कहा राइट, यू आर राइट, कॉपीराइट तो तुम्हारे ही है, अब लड़ना पड़ेगा उससे। बोले लड़ने के लिए क्या किया जाए। तो क्या फर्स्ट स्टेप, एडवोकेट ने कहा कि तुम बहादुर को रजिस्टर करवा लो, कॉपीराइट एक्ट जो है उसमें बहादुर को रजिस्टर करवा लो। तो मैं रजिस्टर करवाने के लिए फिर दूसरे एडवोकेट कोई ग्रुप है उसके पास गया जो इनका काम ही था। तो उन्होंने छानबीन की, उन्होंने कहा ये तो रजिस्टर्ड है, बहादुर टाइम्स ऑफ इंडिया ने रजिस्टर करवा लिया है अभी। समझ में आ रही बात। हाँ जी, हाँ जी। अब चॉइस मेरे पास ये है कि लड़ो या मरो। मैंने कहा लड़ने के लिए उसके पास तो 10 एडवोकेट बेकार बैठे हुए टाइम्स के पास, मेरे पास तो एक एडवोकेट को लाने के लिए भी पैसे नहीं। बस आई हैव लिमिटेड माय इकोनॉमी जो है वो मैंने वर्कआउट कर ली कि मुझे इतने रुपये चाहिए जिंदा रहने के लिए, 15,000 मैक्सिमम। तो फिर मैं 16 क्यों कमाऊँ, बैठ के आराम नहीं करूँ, म्यूजिक सुनेंगे, अच्छा म्यूजिक फिल्में देखेंगी। तो इसलिए मेरी इकोनॉमी वो वैसी नहीं थी कि केस लड़ूं। और फिर ये तब की बात, ये 70s 80s की बात है, 76 में शुरू किया था। उसके बाद में भी उनसे पंगा हो गया था। तो मैंने पूरे कॉमिक मैंने नहीं लिखे हैं, मुझे छोड़ना पड़ा था बीच में। और बीच में किसी से लगा दिया था किसी को एज ए राइटर, जो राइटर नहीं था। तो वो फैंटम में से उठाता था, यहाँ से उठाता था, वहां से अभी किसी ने रेफरेंस दिया था पॉइंट, खैर उसको, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। बहादुर का कॉपीराइट का चक्कर यहाँ फंस गया इसके अंदर। अब मेरे पास अगर कहीं से जैकपॉट लग जाता है और कुछ 2-5 लाख आ जाते हैं तो फिर मारेंगे, लड़ लेंगे इसको। सर तो ये सिचुएशन है। राइट, ओके, एम आई राइट?
Are you happy or not? Yeah, great. दादा Not happy, but we got the answer. वी गॉट आंसर। सर इसी से Yeah. रेफरेंस में मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने खुद कहा अभी कि आपने शुरुआत की बहादुर को लिखना हाँ और जी, उसको आगे तक लेके गए। उसके बाद आपका जब रिश्ता टूट गया टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो दूसरे लेखक लोग वहाँ लिखने शुरू किए। तो इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आप जब बहादुर लिख रहे थे उसमें जो विजन था या आपका जिस तरह की कहानियां थी क्योंकि बहुत से इनोवेटिव चीजें देखने मिलती थी। एक विवेक भाई ने अभी भी दिखाया कि वो नारियल के पेड़ से कैटरपल्ट होकर जो करेक्ट इट्स अ वेरी सिनेमैटिक सीन। इसी तरह का एक मेरे और था उसकी सामने पहली एक कॉमिक्स और में। किताब पड़ी है, मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ, बट मैं राइट, इतना इसी अच्छा तरह एक कॉन्वर्सेशन और अभी ब्रेक मतलब नहीं उसकी करूंगा। पहली कॉमिक्स में ही एक बहुत ही मतलब उम्दा कॉन्सेप्ट है, जो मतलब अभी भी हम लोग को याद है कि वो साइकिल की उससे वो गन बनाता है। चेन, गन करेक्ट बनाता है। करेक्ट। कईयों ने कॉपी किया उसको। वो सारे सीन जितने भी मेरे शुरू के जो है ना, जी वो सारे, वो चिड़िया चूड़ियां नहीं तोड़ती है, सिंदूर नहीं मिटाती है, इस तरह राइट। के कई सीन जो थे तो वो ये बड़े जो पॉपुलर कहानी हुए। में ये जो रोचक चीजें थी जब आप लिख जी, रहे थे, मैंने ये नोटिस किया है बाद की जो इंद्रजाल में बहादुर की कॉमिक्स आई, प्लॉट थोड़ा मोनोटोनस होता गया एक पॉइंट के बाद। वही डाकू आ रहे हैं, वही ब्रिज उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीजें हो रही हैं, कहानी वही घूमती रह रही थी, और एक टाइम के बाद वो बहुत मोनोटोनस हो गया। और बाद में तो सभी जानते हैं जब इंद्रजाल क्लोज डाउन, दैट कैरेक्टर आल्सो क्लोज डाउन। हाउएवर ये जो फिल्म की बात आपने कही कि शाहरुख खान इस पे फिल्म बनाना चाहते थे, तो शाहरुख खान तो इट मस्ट बी इन द 2000s, राइट, बाद की बात है। राइट। लेकिन उससे पहले इंद्रजाल बंद हो गई थी शायद 92 में, तो बीच में भी करीबन 10 साल का समय था। उस वक्त राइट्स या कहानी इसको नहीं, लेके कोई कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं थी। कभी उस वक्त ख्याल आया कि किसी और पब्लिशर के साथ आप इस कैरेक्टर को और रिवाइव करें, फिर से इस कॉमिक्स को लिखे, किसी तरह से इसको कहीं और लेके जाए, ऐसा कुछ आपने कभी सोचा था, नहीं, ट्राई मैं किया तो था? मैं बड़ा डिसअपॉइंट है, जैसे प्यार में डिसअपॉइंट होते हैं ना, वैसा उसमें भी। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा छोड़ो, अभी जो नहीं है, नहीं कर सकते तो फॉरगेट इट, वक्त आएगा उसका भी। ओके, ये बनाया तो कुछ और भी बना लेंगे। हाँ हाँ, तो कहीं सही बात है, बिल्कुल सही है। वहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, ये है। जी सर। सर इस पे फिर मेरे अभी दोस्तों आपके कुछ और बहादुर के ऊपर सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ कॉन्वर्सेशन थोड़ा। जी जी। है क्या इंदिरा भाई, जीत भाई, आपके नहीं, कुछ सवाल है? मेरे नहीं, तो मेरे कुछ दूसरे टॉपिक को लेके। हाँ ठीक है, जाते हैं उस पे पहले। हाँ, विवेक भाई क्या बोल रहे थे? नहीं, मेरे सवाल नहीं है, मैं ये कह रहा था। हाँ, तो इंदिरा भाई वो आपका सवाल ले सकते हैं, आप क्या पूछ रहे थे? तो मेरा सवाल है, आई थिंक आबिद सर, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। शायद आपने स्टॉप मोशन पे भी काम किया है, करेक्ट मी एटलीस्ट, एंड आई थिंक दैट आल्सो इन 70s। सो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब स्टॉप मोशन इन काइंड ऑफ सिनेमा इज काइंड ऑफ स्टिल नॉट दैट फेमस। आई थिंक यूएस में रे हैरीहाउसन ने इसको बहुत फेमस किया था इन लेट 50s। उससे पहले शायद इसका यूरोप में बहुत फेमस यूज किया था जॉर्ज मिले ने। India में just still it is coming up. I think few of the movies which I recall, one of the brilliant movie was Satyajit Ray, Gupika in Bagha Pine, where it was used. मैंने YouTube में आपकी clipping देखी on the stop motion, and I think it was commissioned also by Indian government. Correct me, Abid sir. But 1 minute, you are talking about Abid film. yes, Abid film without dialogues, yes, yes, साइलेंट। हाँ, yes. उसकी अलग से कहानी है, बाद में बताता हूँ, आगे बढ़िए। सॉरी। Okay. नहीं, बट मेरा बस क्वेश्चन ये था आपके, एंड आई एम अज्यूमिंग इट्स बेस्ड ऑन द स्टॉप मोशन, जितने भी मैंने क्लिपिंग उसके देखे हैं, आपने कभी बाद में, इट वाज नॉट, आपने कभी, तो मेरा सवाल क्या? क्वेश्चन था, आपने आपने कभी स्टॉप मोशन या एनिमेशन के तरफ लेट्स से इन फ्यूचर जाने की मतलब ट्राई किया फुल फ्लेजेड, उसको कभी सोचा कि आई कैन डू इट? मैंने एनिमेशन में ट्राई नहीं किया, लेकिन ये जो आबिद फिल्म जो थी, ये फिल्म्स डिवीजन का एक प्रोजेक्ट था,
जिसमें उन लोगों ने सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटी पेंटर्स थे, राइटर थे, डांसर थे, इन सब में जो चोटी के थे, जैसे सत्यजीत रे, बेगम अख्तर, इस तरह के लेवल के जितने भी थे, उनमें एक हुसैन भी था। तब मैं 1 लेवल डाउन था हुसैन से। अगर मैं या वहां तक अगर मुझ पर फिल्म बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, तो आई विल बी इन द सेम ब्रैकेट। हम्म, मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने कहा वो दिन काफी दूर है, ये सोचता रहता था। अभी काफी काम करना है। तो ये जो हुसैन पर जो फिल्म बना रहा था डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद पति करके, ही वॉज ए सुपर जीनियस, इसमें कोई डाउट नहीं। सुपर जीनियस से मेरा मतलब ये है कि उसने जो फिल्म बनाई, उस डॉक्यूमेंट्री, उसको अवार्ड मिला। उसने एक कनाडा से शायद एक फेस्टिवल, एक कंपटीशन होता था 1 मिनट सिनेमा का, आई थिंक इट वाज फ्रॉम कनाडा। वो 1 मिनट सिनेमा में वो लोग एक सब्जेक्ट देते थे कि भाई इस बार सब्जेक्ट जो है कम्युनल हार्मनी, आप 1 मिनट की फिल्म बनाइए। तो वर्ल्ड ओवर से एंट्री आती थी, उसमें से ये फर्स्ट प्राइज लेकर जाता प्रमोद पति। वो डायरेक्टर था इस सीरीज में भी, वो डायरेक्टर था, और भी डायरेक्टर थे, लेकिन ये भी था। अब हुसैन के साथ क्या हुआ, उसने हुसैन को फाइनल कर दिया था, शूटिंग डेट फाइनल हो गई, पता चला हुसैन साहब गायब है, कहीं पेरिस चला गया था, और वहां से मैं फोन किया था, सॉरी आई हैड टू लीव, मेरी एग्जीबिशन यहाँ ओपन होने वाली। इस तरह 3 बार उसने डिच किया। इमेजिन, इतने बड़े डायरेक्टर को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिल्म्स डिवीजन मेकिंग, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेकिंग फिल्म ऑन यू, एंड यू आर जस्ट डिचिंग इट। एनीवे, सेकंड टाइम भी हुआ, थर्ड टाइम भी हुआ। तब मेरी एग्जीबिशन ताज आर्ट गैलरी में शुरू हो चुकी थी, और वो डायरेक्टर जो था प्रमोद पति, वो किसी मीटिंग अटेंड करने ताजमहल होटल में आया था। ये होटल में, मैं जो था आर्ट गैलरी में होटल के ग्राउंड फ्लोर पर, वो था सेकंड फ्लोर पर। वहां से मीटिंग खत्म करके वो नीचे आया, आकर उसने सिर्फ दरवाजे से मेरे पेंटिंग देखे और चकाचौंध रह गया। चकाचौंध इसलिए कह रहा हूं कि that was a new style of painting I had invented, that was called mirror collage। तो मिरर कोलाज में एडवांटेज ये होता है कि भाई कांच के शीशे के टुकड़े भी है, कलर भी है, सब कुछ उसमें अंदर है पेंटिंग का। और लेकिन जो शख्स देखता है उसके टुकड़े उड़ जाते हैं, जितने टुकड़े उसमें है उतने टुकड़े उसके उड़ जाते हैं, तो बौखला जाता है। धीरे धीरे ही स्टार्ट्स ग्रेस्पिंग इट। ये सारा वर्किंग मेरा जो था बड़ा कामयाब रहा। तो सत्यजीत, अरे ये हमारा प्रमोद पति, वो दरवाजे में से उसने अपने आप को देखा तो सामने बहुत बड़ा म्यूरल था, उसमें उसके टुकड़े उड़े। अब धीरे धीरे वो मेरे पास आया और मुझसे कहा कि भी वुड यू लाइक इफ वी मेक ए फिल्म ऑन यू। फिल्म्स डिवीजन से मैं आ रहा हूँ, छोटा सा परिचय था हमारे, आई विल लव। मैंने कहा आई एम ऑनर्ड। और वो आबिद फिल्म की शुरुआत वहां से मुझे बुलाया गया ऑफिस में। एग्जीबिशन के बाद मैं गया, वहां से मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने एक बात ये भी बताई कि आप राइटर भी है, तो व्हाई डोंट यू राइट योर स्क्रिप्ट। वैसे तो हम बाहर के राइटरों से लिखवाते हैं, लेकिन जिन पर लिखवाई वो कोई राइटर नहीं है। आप तो राइटर भी है, आर्टिस्ट भी है, रेयर कॉम्बिनेशन। तो यू राइट योर स्क्रिप्ट। मैंने कहा गिव मी, आई वांट टू सी जो आप लोगों ने 3-4 फिल्में बना चुके हैं और डायरेक्टर, जिसमें सत्यजीत रे की है, बेगम अख्तर की है, जो भी बन चुकी है, मुझे वो दिखा दो। आई विल नो द टेक्निक एंड द पैटर्न मेरी समझ में आए। तो वो देखकर तो मैं बड़ा मायूस हो गया। इट वॉज जस्ट यूजुअल रट ऑफ द मिल, क्या कहेंगे अंग्रेजी में, वैसे मतलब कि भाई जैसे स्टार्ट फिल्म की यहाँ से होती है, एक फिल्म की कि
मैटरनिटी होम का बोर्ड है, अंदर एक लड़की के घुटने दिखाई देते हैं महिला के, और चीख की आवाज उठती है, हमारी मेन हीरोइन पैदा होती है, चाहे बेगम अख्तर हो चाहे कोई भी हो। 90% स्टार्टिंग जो थी सब ऐसी थी। तो मैंने तो फिर आकर सर प्रमोद पति से कहा, मैंने कहा भैया ये मेरे बस का रोग नहीं है, आप किसी से और से ही लिखवा लो, कि आई विल नॉट बी एबल टू राइट दिस द वे यू आर एक्सेप्टिंग द स्क्रिप्ट। तो अब वो सोच में पड़ गया। फिर मुझसे कहा तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू? मैंने कहा गिव मी 3 days, आई विल वर्क इट आउट एंड आई विल लेट यू नो। तो मैंने फिर कॉन्सेप्ट निकाला, देयर नो वर्ड्स, नो डायलॉग, नो कमेंट्री, ओनली म्यूजिक। कॉन्सेप्ट ये निकाला कि आर्टिस्ट पैदा होता है, काम करता है कलाकार, और चला जाता है, रह जाता है काम, सिंपल। और ये थीम मैंने उसको बताया, वो ही सेड एग्रीड। मैंने कहा आप मुझे एक काम करो, मुझे गिव मी ए ग्रुप ऑफ योर टैलेंटेड टीम। तो जिसमें एक एनिमेशन का टॉप था, एक फोटोग्राफी का, एक एडिटिंग का, सबकी एक मीटिंग बुलवाई, मुझे बिठाया, मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैंने कहा देखो मेरे पास सिंपल आइडिया है, आई वांट योर एडवाइस एवरीबॉडी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाउ आई वर्क, दिस इज माय सिस्टम ऑफ वर्किंग। सबको बिठाया, मैंने कहा देखो आप लोगों ने तो सारी फिल्में देखी है, अब एक फिल्म और आ रही है जिसकी स्क्रिप्ट ये है कि आर्टिस्ट पैदा होता है, काम करता है और चला जाता है, सिंपल। अब कहना तो बड़ा आसान है, आर्टिस्ट पैदा होता है, हाउ विल यू विजुअली शो इट? अब ये सब फिल्म्स डिवीजन के थे। तो किसी ने कहा कि घुटने दिखाओ, और किसी ने कहा कि लॉन्ग शॉट में दिखाओ और क्लोजअप में दिखाओ, और ये वो करते। आकाश में चीख की आवाज गूंज रही है, वहां से शुरू करके हम मैटरनिटी हॉस्पिटल पर आते। एक लड़की, सबको मैं कहा यस गुड 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 करता गया। एक लड़की जो थी उसने कहा व्हाई नॉट आर्टिस्ट बॉर्न लाइक सीता मैया? सीता मैया धरती में से निकली थी, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा एक्सेलेंट, चाहे सीता मैया निकली भी ना हो तब भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरह एक 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 पॉइंट लेता गया, और उसमें डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। मैंने दरवाजा लगा दिया जमीन के अंदर, जमीन में दरवाजा है, सीता मैया जमीन से निकली थी, तो दरवाजा तो मतलब कमरे की ज्योग्राफी बदल गई। जो पंखा था वो मैंने वॉल में लगा दिया, सीलिंग फैन वॉल में लगा दिया, इस तरह हर चीज को उलट पुलट कर दिया। अब टोटली नया कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट आ गया उसके अंदर। अब आर्टिस्ट बाहर आता है, धीरे धीरे पेंटिंग शुरू करता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो पेंटिंग 5-7 मिनट के 5-6 मिनट की फिल्म है, वो करता है, फिर दरवाजे के पास आता है, फिर दरवाजा खुलता है, आर्टिस्ट फिर लेट जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, दी एंड का बोर्ड आ जाता है। तो ये यानी वायरल, उस दौर में वायरल हुई थी ये, और आज भी जो देखता है वो मुझे मैसेज भेजता है। जी सर। तो ये कहने का, लिखने का तरीका जो था मेरा ये था। ये डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे थे। और व्हाट वाज द मेन टॉपिक क्या था? मैं नहीं सर यही था, सो बेसिकली यही क्वेश्चन था। सो व्हाट वी अंडरस्टूड सर, इसको आपने डायरेक्ट नहीं किया, आपने लिखा, डायरेक्शन दिया, बट देयर वाज अ टीम ऑफ एनिमेटर जिन लोगों ने किया। तो मेरा क्वेश्चन, डायरेक्टर प्रमोद पति थे, ओके मैं तो एज ए विजुअलाइजर, जो टॉप पर बैठता है, सीईओ कहते हैं ना, वो पोजीशन में था वहां। ओके क्लियर सर, फरमाइए। थैंक यू, यही मेरा क्वेश्चन था, बट ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि फिर मैं डिफरेंट टॉपिक पे जा रहा था कि अरे वाह, आबिद मैं भी सर इतना मैं भी बोर लंबा हो गया हूँ। करियर रहा आपका, किताबें जी। किताबों की बात कर ली हमने, बहादुर की बात कर ली, कॉमिक्स रिलेटेड। तो जब हम कॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है इंडिया में जिसका नाम सबसे ऊपर उठ के आता है, विच इज राज कॉमिक्स। और ऐसे ही और भी थे, मनोज कॉमिक्स थे, राधा, गोयल, परंपरा, काफी कॉमिक्स कंपनीज थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके इनसे कुछ रिलेशन या कनेक्शन थे, या उनके ऊपर आपके कुछ किस्से इन पब्लिकेशंस से रिलेटेड कुछ वो हमारी ऑडियंस से हमको बता सकते हैं क्या?
क्योंकि ये कहीं मतलब मिला नहीं मुझे कि आप मतलब किसी ने आपसे कांटेक्ट किया हो या आपने कुछ कांटेक्ट सजेशन दिए किया हो इन लोगों को, तो उसके ऊपर आप कांटेक्ट बता सकते हैं तो। कांटेक्ट किया था, कम से कम 2 में से 1 ने किया था कांटेक्ट, हम्म, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगा कि इकोनॉमी वर्कआउट नहीं होगी। जो पेमेंट वो दे रहे हैं दूसरे आर्टिस्ट को और राइटर्स को, वो मैंने सोचा कि भाई मुझे इतने पैसों में, इतने कम पैसों में काम करने की जरूरत नहीं। इसके अब अलावा आए, और कोई? हाँ, आए तो कोई ऐसा आए कि जैसे टाइम्स ग्रुप आया, कोई बड़ा जी वाला जी ऐसा। जी। हाँ जी, क्या कह रहे थे, सॉरी। नहीं, मैं कह रहा था ऐसे ही कुछ आर्टिस्ट या फिर राइटर्स जो जिनसे आप मिले हो या बात की हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, सारे दोस्त थे ना अपने सब। हम्म प्रेम जो थे, हम्म। और वो शेहाब करके एक थे, बहुत शेहाब जी, उस हाँ। दौर बाद, हाँ, शहाब जी, शेहाब, वो सब सबसे मेल मिलाप बहुत अच्छा था। और अब शेहाब के बेचारे की हालत ऐसी थी कि कोई 5 रुपए के बजाय चवन्नी भी देगा तो उसके लिए काम कर देगा, ऐसी। वो हैंडीकैप कहेंगे भाई, डिग्निफाइड वर्ड क्या है, हाफ बॉडी था उसका, पैर नहीं थे, तो 24 घंटे बैठा रहता था या सोता रहता था। तो उसको कईयों ने एक्सप्लॉइट किया, अभी रहता भी था कहीं ये स्टेबल कहते हैं ना, घोड़े का तबेला, ऐसे तबेले में कहीं वो रहता था। वो एक जगह उसको मिली थी, बगल में घोड़े बंधे हुए थे। मैं एक बार मिलने गया था, तो मुझे पता चला कि भाई ये इस हालत में है, दोबारा जाने की मैं हिम्मत ही नहीं कर सका। वो कैसे वो रहा उसमें, कैसे जिंदा रहा वो, तो ये है। मतलब आर्ट उसमें पे में पैसा नहीं है कॉमिक्स के अंदर, आज भी कॉमिक्स में उतना पैसा नहीं है जितना मिलना चाहिए, जी जो फॉरेन कॉमिक्स में जितने जो मिल रहे हैं उन लोगों को। तो ऐसा जी कोई सर। मिले तो फिर आई डोंट माइंड वर्किंग अगेन। हम्म। लेकिन आप संतोष तो वही होता है ना कि भाई हमारे मेहनत का जो जितना समय डाल रहे हैं, जितनी जितना लेबर हमारा है, उसका प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो जी टाइम्स जी। वालों ने तो बंद ही कर दिया टाइम्स में। फिर आज देखो ना कार्टूनिस्ट लोगों की हालत, आज कार्टूनिस्ट की ऐसी पतली हालत है, नोबडी वांट्स ए कार्टूनिस्ट, या जो लेना चाहते हैं वो 5,000 रुपए की सैलरी पर, कि क्या भाई दिन में एक कार्टून तो बनाना है, अभी क्या 6,000 ले लो, 10,000 ले लो, मैक्सिमम 10,000 से ऊपर नहीं जाते। अब उनके लिए नई मार्केट काफी ओपन हो गई है कार्टूनिस्टों के लिए। जैसे बम्बई में, अरे इंडिया में वॉल्ट डिज्नी आए, तो उन लोगों ने एक ट्रेनिंग क्लास शुरू की थी। ये आज से 5-7 साल पहले की मुझे एक इंफॉर्मेशन आई थी कि आपको फ्री ट्रेन करेंगे कार्टूनिंग के अंदर, हाउ टू डू एनिमेशन फिल्म्स, और बाद में आपको हम ही जॉब में ले लेंगे, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपए, और इट विल बी सून इट विल बी 50,000। तो अभी वो 5,000 में अखबार में कौन जाएगा, अखबार वाले रेट बढ़ाने को भी तैयार नहीं है। तो अभी भी लक्ष्मण के बाद देखो टाइम्स में कोई कार्टूनिस्ट ऐसा नहीं आया कि जिसके बगैर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना नहीं चाहे लोग। लक्ष्मण का पोजीशन ये था। एक दिल्ली में था, आपको पता होगा, शंकर्स वीकली करके, यस सर। जो शंकर्स वीकली नेहरू है। और इन यस सर। लोगों का बड़ा फेवरेट था। और उस दौर की हम बात करें तो शंकर्स वीकली और हमारा जो शनि यहाँ का गुजराती का, दोनों इक्वल थे, लेकिन शनि गुजराती था तो वो बाहर इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। शंकर जो था वो इंग्लिश था, इंग्लिश वाला था, और दिल्ली में सेटल था, तो उसको सारा ग्रुप मिल गया पॉलिटिशियन का। और अब फर्क बता रहा हूँ कि कार्टूनिस्टों की आज वैल्यू डाउन क्यों हो गई, और कार्टूनिस्ट भी क्यों भाग निकलते हैं। उस जमाने में नेहरू ने शंकर वीकली वाले शंकर को बुलाया और मीटिंग की उसके साथ, दिस इज रिकॉर्डेड,
और शंकर से कहा कि यू आर आवर गाइड, यहाँ कोई फ्रैंकली हमें बताने वाला नहीं है, और आप इतने सोफिस्टिकेटेड वे में इतने खूबसूरती से हमें गाइड करते हैं, हमारी गलतियां बताते हैं, तो व्हाई डोंट यू मेक कार्टून ऑन अस, यानी कि मुझ पर बनाओ, वल्लभ भाई पर बनाओ, इन सब पर बनाओ कार्टून आप। आज के दौर में अगर आपने कार्टून बनाया तो आपके पीछे 2 ईडी वाले तो पहले पहुंचेंगे। ईडी मालूम है ना, इनकम टैक्स वाले और ये वाले और वो, उसको सीधा ही जेल भेज देगा। अब कौन कार्टूनिस्ट जाएगा अखबार के अंदर, जाएगा तो फिर ऐसे ढुलमुल कार्टून बनाएगा जिसमें लोगों को मजा उतना नहीं आएगा जितना पहले आता था। सर तो ये तो भी फर्क है। हाँ जी, हाँ सॉरी, जी। कार्टूनिस्ट से याद आया, प्राण सर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, या उनके साथ आपका कुछ इंटरेक्शन हुआ था कभी? प्राण साहब से बराबर हुआ था, लेकिन कोई ऐसी याद उसके साथ नहीं है। बहुत अच्छे दोस्त थे, मिलते थे, दिल्ली में थे ना प्राण, अभी मेरी Yes, जरा sir. मेमोरी। हम्म। हाँ, तो जब भी दिल्ली जाता था, एक बार उन्होंने अपने घर भी बुलाया था मुझे, अपना वर्क दिखाने के लिए, अपना स्टूडियो दिखाने के लिए। वो कॉमिक में उनका वो भी चल पड़ा था ना, उसका चाचा चौधरी, चाचा चाचा रमन। चौधरी, हम्म, चाचा चौधरी ऐसा चला कि उनकी वैल्यू ऊपर हो गई। अब मेरे जी। कॉमिक जो थे वो डायमंड वालों ने राइट्स लिए, उसमें भी डायमंड वालों में कुछ अंदर अंदर 2 भाइयों का पार्टीशन हुआ, अलग हुए। तो एक भाई को कॉमिक चला गया, एक भाई ने के हिस्से में किताबें आई, डायमंड कॉमिक्स और डायमंड पॉकेट बुक्स, ये 2 डिवीजन हुए। अब वो कॉमिक्स वाले में उसके लिए फिर जो गद्दी पर आता है कॉमिक्स के लिए या एनिमेशन फिल्म के लिए, तो उसमें वो सेंस तो होना चाहिए कि भाई हमें क्या बनाना चाहिए, क्या चलेगा, कितना पेमेंट होना चाहिए। तो वो सब कुछ हुआ नहीं वहां भी। वहां भी मुझे बुलाया गया था, तो मैंने कहा सॉरी मेरे पास वक्त नहीं है, ऐसा करके निकल आया मैं। सर दूसरे ये ग्रेट आर्टिस्ट की बात हो रही है, इस पे मेरा एक क्वेश्चन था। आपने जो आपका कॉमिक्स का करियर है उसमें इंडिया के 2 बहुत अच्छे कॉमिक्स आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है। इंस्पेक्टर आजाद के लिए प्रताप मलिक सर जो चित्र बनाते थे, और बहादुर में गोविंद ब्रह्मानी जी, राइट? तो इन दोनों के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ काम करना। बोथ वर बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट फिगर ड्राइंग, यानी एक्सीलेंट, यानी मेरी फिगर ड्राइंग से भी आगे। जो मैं बनाता तो वो इम्पैक्ट वो लोग क्रिएट कर रहे थे, वो मैं नहीं कर पाता, इतने अच्छे थे। कहने का पॉइंट ये है। अब मैं क्या करता था, अभी जैसे बहादुर, तो बहादुर के लिए मैंने गोविंद ब्रह्मण्या को सिलेक्ट किया। मेरा अगेन सिस्टम ऑफ वर्किंग और बहादुर और दूसरा आजाद। तो मैंने कहानी पूरी लिखी, और कहानी राइटिंग सिस्टम मेरी ये थी कि जैसे कागज पर डायलॉग लिखे और यहाँ लगा दिया CU मतलब क्लोजअप, लॉन्ग शॉट, LS, ये वो, ये मेरी फिल्म लाइन की दी हुई गिफ्ट में इन लोगों को मैंने ट्रेन किया कि मुझे यहाँ क्लोजअप चाहिए, मुझे यहाँ प्रोफाइल चाहिए, यहाँ लॉन्ग शॉट चाहिए, यहाँ टॉप शॉट चाहिए, और वो लोग सब देते रहे। प्रताप मुलिक भी करता रहा मेरे अंडर में, और गोविंद ब्रह्मण्या तो परमानेंट था। प्रताप मुलिक जो था उसके पास वो सब थे, ये आजाद और इंस्पेक्टर आजाद और शुजा। मेरे ख्याल से सुजा भी था, उसके सुजा गोविंद के पास था। गोविंद के पास उसके बाद भी 2-3 फीचर थे, मैं तो भूल गया कितने कैरेक्टर क्रिएट किए, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। लेकिन उसको भी अच्छा, उसको उसका काम देखकर, उसके कॉमिक्स देखकर उसको फ्रांस से असाइनमेंट मिल गया। ओह नाइस। फ्रांस की किसी कंपनी ने कॉमिक्स उसको स्क्रिप्ट भेज दी, आप बनाइए। अब वो इंडियन पेमेंट उनका और यहाँ का पेमेंट में बड़ा वास्ट डिफरेंस, तो वो वहां चले गए। इन शॉर्ट कि सर आप प्रताप इंडिया मलिक में, सर की बात कर रहे हैं? आप प्रताप मलिक की, जी। गोविंद ब्रह्मण्या तो यहीं रहे हैं। अच्छा। उनको बड़ा, उनकी स्टाइल जो थी वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड,
जैसे मारियो मिरांडा और आर.के. लक्ष्मण की स्टाइल जो थी पुरानी थी, ट्रेडिशनल, और मारियो मिरांडा की थी टोटल आउट एंड आउट, यानी वेस्टर्न से भी आगे, बहुत ही बढ़िया उसके कार्टून होते थे। तो ये दोनों में जो डिफरेंस था वही डिफरेंस ये गोविंद ब्रह्मनिया की टोटली स्टाइल जो थी, जैसे साड़ी में कोई खड़ी हुई है, और प्रताप मलिक की स्टाइल थी कि कोई बिकिनी में खड़ी हुई है। बे ये इतना बड़ा फर्क। तो वो ट्रेडिशनल करते थे, मुझे बहादुर में ट्रेडिशनल चाहिए था, वहां जी, जी। बिकिनी और ये सब नहीं, लिविंग इन चल सकता है लेकिन बिकिनी नहीं। सर एक चीज और मेरा आपसे क्वेश्चन था, ये हम बात कर रहे हैं दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और उनके चित्रकारों से, तो इंस्पेक्टर आजाद जब पहले आया वो कॉमिक स्ट्रिप था, और बहादुर जो है वो कॉमिक बुक फॉर्मेट में आता था, यू नो, कि कंप्लीट बुक है। अब ये दोनों मीडियम का कॉमिक्स में देखा जाए तो बहुत ही बारीक लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट फर्क है। कॉमिक स्ट्रिप का ऐसा है कि उसको आपको हफ्ते दर हफ्ते लोगों को बांध के रखना है, उसकी कहानी इस तरह से कहनी है कि लोग वेट करें कि ये जहाँ खत्म हो रही है अगला पेपर जब आए या मैगजीन आए हमें कहानी तब पता चलेगी। तो उसका राइटिंग स्टाइल, ऑब्वियसली ड्राइंग स्टाइल तो बात की बात है, राइटिंग स्टाइल दूसरी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को बांध के रख सके। बहादुर कॉमिक बुक फॉर्मेट में है तो वो पूरी कहानी आपके हाथ में, आप एक बार में पूरी पढ़ लोगे। तो ये दोनों मीडियम के लिए कैसे लिखना है कहानी, ये आपने कैसे मतलब इजाद किया उस वक्त इतने पहले? मेरे जहन में तो मेरे पाठक सबसे पहले वो मेरे सामने रहते हैं, मुझे उनको पकड़ के रखना है, बांध के रखना है। जैसे आज के धारावाहिक जो देख रहे हैं आप, ये जो चैनलों पर आ रहे डेली सीरियल, सोप ओपेरा जिसे कहते हैं आप, उसमें कैसे बांध के रखते हैं कि भाई एक एपिसोड खत्म हुआ कि दूसरे का इंतजार शुरू, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो सेम मेरे जहन में था कि भाई मुझे, अच्छा इससे पहले मैं गुजराती में धारावाहिक उपन्यास लिखता था, एक चैप्टर छपा, पहला चैप्टर जिसने पढ़ा मेरे उपन्यास का वो मारा गया, फिर उसे दूसरा पढ़ना ही चाहिए, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ना ही चाहिए। एक मेरा उपन्यास था जो अभी हिंदी में आया है, रति पति और सती, 3 वॉल्यूम में, जो करीबन 3 साल तक चलता रहा कंटिन्यूअस, एवरी वीक 1 चैप्टर। और जब वो खत्म हुआ, इम्पैक्ट बता रहा हूं मैं, जब वो खत्म हुआ तो ढेर सारी मेल आई कि सर आपने इतना जल्दी क्यों बंद कर दिया। इम्पैक्ट देखिए, मैं सोचा बोर हो गए होंगे, ये कुछ दोस्तों ने भी एडवाइस दी यार अब कुछ नया करते हैं ये, और ये जब मेल के ढेर देखा तो मैंने कहा कि गलती हो गई, अब जाने दो अभी। तो अभी वो किताब आ गई, गुजराती में भी है, और अच्छा। रति पति और सती 3 जी। वॉल्यूम में हिंदी में आई है। जी सर, बिल्कुल देखेंगे, हम लोग भी चेकआउट करेंगे। जी अब सवाल आपका क्या था, मैं कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? जी नहीं सर, मुझे जवाब कोई दिया। पॉइंट मिस किया हो तो बोल दो। नहीं, तो सर आई थिंक पॉइंट तो नहीं मिस किया, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल विवेक भाई। द ब्यूटी ऑफ आर्टवर्क इन बहादुर, ये दिख रहा है क्या, शेयर हो रहा है? नहीं हो अभी रहा तो कुछ आया नहीं, वापस करो। यार इसमें एक सेकंड है। चलो यार, इसमें मेरा पहले भी मैंने शेयर करने की कोशिश करी है, हो नहीं पाया था, लगता है वही है। बट मैं अगर आप मैं जैसे देख व्हाट्सएप रहा कर था, दो अमित भाई या मेरे हाँ को। हाँ मैं वही करूँगा। बहादुर और कुंफू के उस्ताद, मैं वो दिखाना चाह रहा था कि हाँ उसके अंदर बहुत ही डायनामिक पोजेस बनाए गए हैं गोविंद जी ने, और जिस हिसाब से नरेशन किया होगा आबिद जी ने कि लॉन्ग शॉट लेना है, टॉप व्यू लेना है, या
लो एंगल लेना है, तो वो बहुत ही अच्छी फ्रेमिंग्स है। सो वो मैं दिखा दूंगा, तब तक तुम नेक्स्ट सवाल लो। नहीं, अभी हम नेक्स्ट फिर ऑडियंस के सवाल पे ही जा रहे थे, हाँ, क्योंकि ऑडियंस आई के थिंक सवाल ले लो, वो हमने बेटर काफी रहेगा। बात की आबिद सर से, और 2 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं हमें, तो 2 घंटे तो 1.5 घंटे का था आपका। 2.5 घंटे हो गए सर, पता नहीं ढाई चला। कोई नहीं सर, घंटे हो कोई गए। नहीं, आपकी किस्से कहानियां तो आई थिंक अगर हम 1 to 1 मिलेंगे तो शायद सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। तो इसीलिए ऑडियंस के सवाल में क्विकली ले लेता हूँ आबिद सर, और आपने आई थिंक उनके सवाल ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, तो हम जस्ट पढ़ेंगे थोड़े से, जी एंड जी अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग प्लीज, लगता है तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप, यू नो बेटर। तो सर हमने ये पोस्ट डाला था, और इसमें काफी लोगों के कमेंट आए हैं, कुछ लोग तो काफी खुश हैं कि आप आ रहे हैं, तो बट मैं सवाल ले लेता हूँ। जैसे अभिषेक भाई ने पूछा है कि बिल्कुल साल 2023 में आपको फेमिना ब्यूटीफुल इंडियंस अवार्ड से नवाजा गया, वो कैसा जी। अनुभव था? पहला सवाल ये है इनका, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, ये फेमिना ब्यूटीफुल इंडियन अवार्ड के बारे में हाँ, आपको जो मिला? ये हमारे आज के डिस्कशन में हम्म, ये पॉइंट आया ही नहीं कि आई एम ए वाटर वॉरियर, जी जो जी जी। मैंने, हाँ, तो ये जो अवार्ड मिला है, आई हैव सेव्ड 30 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सिंगल हैंडेडली। और मेरा जो एनजीओ है, आई कॉल इट वन मैन एनजीओ, ड्रॉप डेड फाउंडेशन। आप फाउंडेशन, शायद यस मेरे यस। पढ़ सकते हो मेरे इसके अंदर, जी सर जी। मेरा टी शर्ट जो है, सेव एवरी ड्रॉप, सेव और डेड, एवरी यस। ड्रॉप और ड्रॉप डेड। अगर पानी की बूंदें खत्म हुई तो मरे, ये थीम लेकर मैंने उसको शुरू किया था। और हम द मॉडस ऑपरेंडी, या क्या कहेंगे, वर्किंग सिस्टम, हम्म। कि संडे के रोज कोई भी एक बिल्डिंग टारगेट करके उस बिल्डिंग के हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी से परमिशन लेते हैं कि भाई आप हमें इजाजत दे, तो इतवार के रोज हम आकर आपकी बिल्डिंग में जितने भी नल खराब है, लीकेज है, वो हम फ्री में ठीक कर देंगे। तो नॉर्मली कोई मना नहीं करता, कोई भी सेक्रेटरी। तो सैटरडे, शनिचर के रोज, मंडे को परमिशन ली हमने, हमारा यही पोस्टर लगा दिया दीवारों पर वहाँ बिल्डिंग के नीचे। और फिर शनिचर को हम हमारे पेम्पलेट भेजते हैं घर घर में कि भाई जी। ये ड्रॉप डेड फाउंडेशन वाले आने वाले हैं, तो ये है कौन, क्या, हाँ, क्या फंडिंग के लिए आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, कोई बिजनेस के लिए आ रहे हैं, मार्केटिंग करने के लिए। इससे लोग बहुत डरते हैं। तो ये टेम्पलेट से क्लियर हो जाता है कि भाई हम लोग आ रहे हैं, हमारा एजेंडा क्लियर है, जस्ट आपका नल खराब है, फ्री में ठीक कर देंगे और चले जाएंगे। नो बार्गेनिंग, नो आस्किंग, नो नथिंग। और वैसे भी मैंने कहा तो हम लोग तो चंदा लेते ही नहीं, मांग कर नहीं लेते है। जिसको चंदा देना है वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल दे, तो लेने का सवाल नहीं है। एनीवे, अब यहाँ से हम घर घर में जाते हैं, घर घर के अंदर जहाँ भी जितने भी नल लीकेज है, तो मैं जाता हूँ, मेरे साथ प्लम्बर होता है और एक फीमेल वॉलेंटियर होती है। जो फीमेल संडे का रोज होता है, घर के अंदर महिलाएं बुर्का नहीं पहनी है या घूंघट नहीं निकाला है, बड़े रिलैक्स मूड में बैठते हैं, और 2 मर्द जाए, मैं और प्लम्बर, तो जरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने इसलिए फीमेल वॉलेंटियर को रखा। तो हम लोग 3 जाते हैं, मैं तो बाहर सीढ़ियों पर बैठता हूँ, अखबार लेकर, प्लम्बर से कहता हूँ, वॉलेंटियर से कहता हूँ, नोट डाउन कर लो कितने नल खराब ठीक किए हैं और उनकी सिग्नेचर ले लो, तो एक रिकॉर्ड रहेगा। तो 1 साल का जी। पक्का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो इस तरह सारा सिस्टमेटिक काम हम लोग करते हैं, यानी कि ड्रॉप डेड फाउंडेशन। अब एक पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि ये शुरू किया था तो सिर्फ हमारे इलाके के लिए, जहां मैं रहता हूँ, नेबरहुड जिसे कहते हैं। और फिर मीरा रोड जो है टाउनशिप है, वो भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। लेकिन ये ऐसा पिकअप हुआ, होते होते सीधा यूएनओ में घुस गया।
वाओ। यूएन बड़ी अजीब, मैंने कहा यार ये कमाल है यार, कोई पब्लिसिटी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग कुछ करते ही नहीं। तो यूएनओ का जो उसका पर्यावरण का सेक्रेटरी जो है, वो साल में एक बार ट्वीट करता है, फॉलो ड्रॉप डेड फाउंडेशन, ये सेंस में उसके टेक्स्ट होता है। आखिरी 3 साल से वो कर रहा था, आज इस साल का मुझे पता नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि ऐसा ग्लोबल हो गया। अमिताभ बच्चन, वो इतना खुश हुआ कि उसने बुलाया, एक स्पेशल प्रोग्राम किया। एक मेरी वेबसाइट पर एक पेज है वीडियोस, उसमें उसका वीडियो भी डाला मैंने। उसमें कुछ 10 मिनट का एक 1 to 1 बात है उसके साथ, और वो इसी सब्जेक्ट को लेकर, पानी पर लेकर, क्या अच्छे तजुर्बे, बुरे तजुर्बे क्या हुए, कैसे हुए, कितना पानी बचा, ये सब इस तरह के क्वेश्चन आंसर चलते रहे। बहुत अच्छा बना था वो वीडियो, और वो भी वायरल हो गया वो वीडियो। एनीवे, कहने का पॉइंट ये है कि जैसे ही टॉक मेरी खत्म हुई, बातें, चैट खत्म हुई, कि उसने अनाउंस किया ऑडियंस को कि 11 लाख डोनेशन मेरी ओर से। नाइस। हाँ, मैंने कहा भाई 11 लाख का मैं क्या करूंगा, मेरे एक्सपेंसेस जो है, एक प्लम्बर का खर्चा है, उसको 500 रुपए देता हूँ दरिया दिली से, हालांकि ही डिजर्व्स 100-200 रुपए, 500 रुपए। दूसरा एक वॉलंटियर है, उसको भी 500 देता हूँ। कुल मिलाकर मेरा, और एक थोड़ा सा खर्चा है तो वॉशर बदलने का, तो वॉशर तो 50 पैसे का या 1 रुपए का एक, तो कॉस्टिंग क्या हुआ, कुछ नहीं। तो उसने कहा नहीं रखो, कुछ नया सोचो, इसी में पानी को लेकर कुछ नया। मैं बता रहा हूँ अमिताभ का कैरेक्टर है कि और उसने ये भी कह दिया ऑडियंस को कि देखो, आप और हम सब एक है। ये बात जो है डोनेशन वाली, ये आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, मीडिया में ना जाए तो बेहतर है। देखिए उसकी महानता देखिए। मैंने तो लॉकडाउन में देखा था, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो लॉकडाउन में देखा था, लोग एक रोटी लेकर किसी गरीब को खिला रहे हैं, भूखे को, और फोटो खिंचवा के फेसबुक पर लगा रहे हैं सही कि सर। देखो हमने रोटी ये आदमी 11 लाख दे रहा है, कह रहा है मीडिया में नहीं आना चाहिए। चलिए आगे। हाँ, तो सवाल यही था कि ये फेमिना अवार्ड फिर आपको इसी चीज के लिए मिला था, क्योंकि इसी महिला के लिए वॉलंटियर। हाँ हाँ हाँ। नॉट महिला वॉलंटियर, उसमें उन लोगों ने ऐसे लोग कि जो सही काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। देश के जी जी। ऐसे लोग, तो उसमें मेरा नाम भी आ गया उसके अंदर। ठीक है, तो उनका सेकंड सवाल है कि जो आपकी किताब सूफी है, वो सच्ची कहानी के हाँ, ऊपर है क्या? अरे वो मेरी बायोग्राफी है, अच्छा। टोटल बायोग्राफी है, और उसके राइट पेंगुइन वालों ने खरीद लिए, और आपको अमेजोन और यहाँ वहाँ कहीं मिल जाएगी वो। और पेंगुइन वालों की भी वेबसाइट होगी, वहां से मिलेगी। और जी इट जी। इज द बेस्ट सेलर हमारे इंडिया के अंदर, कम से कम, क्योंकि हर जबान में अच्छा। ट्रांसलेट हुई है। ठीक है सर। नेक्स्ट हेमेंद्र सिंह भाई पूछ रहे हैं कि ढब्बू जी का जन्म कैसे हुआ, और ढब्बू जी का फ्रेंड चंदूलाल का कैरेक्टर किससे प्रेरित है? तो आई थिंक वो तो जन्म कैसे हुआ वो आपने बता दिया, बट इसके फ्रेंड चंदूलाल के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे थोड़ा, कि वो कहाँ से प्रेरित है? वो एक कैरेक्टर हमारे पड़ोस में रहता था, हमारे पड़ोस में ही रहता था। वो कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा डिपिक्ट किया है, तो उसको अच्छा। डायरेक्टली मैंने फिट कर दिया। अब एक जी एक जी और भी बात बताना चाहूंगा जी। कि डब्बू जी का जो कैरेक्टर है वो मेरे पापा का है, ओह। पूरे के पूरा। वो नाइस। सफेद चोला पहनते थे, सूफी हो गए थे एंड में, और वही चोला, और सिर्फ मैंने उसमें चोरी की है चार्ली की मूंछों की, अच्छा। उनको मूछी लगा दी, बस इतना ही किया, और ये जो चोगा था उनका वो काला कर दिया है। जी जी। वेरी नाइस। उसके बाद हेमेंद्र भाई का नेक्स्ट सवाल है कि डॉक्टर चिंचू के कैरेक्टर का आइडिया कैसे आया? आई थिंक इसके बारे में हमने बहुत हाँ ब्रीफली बात की, डॉक्टर हाँ, चिंचू के correct। चमत्कार स्ट्रिप, तो मैंने इसके जिक्र बारे में। किया। हाँ। तो हाँ, मैं इसका। हम, हाँ जी, हाँ हाँ, सॉरी। इसका आइडिया वो पूछ रहे हैं कि कैसे आया था आपको? हाँ,
ये बच्चों की पत्रिका, पराग जो थी बच्चों की पत्रिका थी। यस सर। हाँ, और ऐसी ही एक पत्रिका जो थी वो गुजराती में भी थी, तो मैंने शुरुआत गुजराती से की थी। और कॉन्सेप्ट मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जो करता हूँ, कहानी लिखता हूँ या आर्ट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो क्या वो किसी और को फायदा पहुंचा सकता है। अब डॉक्टर चिंचू के वैसे कहानियां लोग सैकड़ों की तादाद में लिखते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी कहानी है जो आपको चुभ जाए और आप उसको फॉलो करें। भी ऐसे ही आप कहना चाह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व किए अपने आसपास की चीजें और उससे ही निकल के आया है? डॉक्टर चिंचू का मैंने बताया ना आपको कि मैं जब भी कोई चीज क्रिएट करता हूँ, जैसे ये बच्चों का पेपर था, गुजराती में भी बच्चों का था, पराग भी बच्चों की पत्रिका थी, तो बच्चों के लिए कुछ ऐसी बातें दूं कि बच्चे भूल ना पाए कि भाई हमने ये कॉमिक, नॉर्मली क्या कॉमिक पढ़े, मिकी माउस पढ़े, दूसरे दिन भूल जाते हैं। जी जी टॉम एंड जेरी पढ़ लिया, हाँ मजा आ गया, भूल गए। ये रखे, अपने साथ रखकर बच्चे आगे बढ़े। ये सारी बातें मेरे जहन में थी, तो मैंने उसमें एक रास्ता निकाला कि साइंस का फॉर्मूला बच्चों के दिमाग में बिठाओ, क्योंकि जी इंडिया जी में जहालत इतनी बढ़ चुकी थी, अब भी कोई कम नहीं है। एजुकेशन एजुकेशन के अंदर जो जड़ता घुस गई है, तो एक दिमाग जरा खुल कर आएगा दिमाग में, तो बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जी जी हाँ, तो तो मैंने हम्म उसमें साइंस लिया। हम्म साइंस तो अभी एक कैरेक्टर ऐसा भी चाहिए कि जो बच्चों को समझाए साइंस, तो डॉक्टर चिंचू का कैरेक्टर पैदा हुआ। और तीसरी बात उसमें मैंने ये रखी कि इट मस्ट बी फनी। अगर मैं भाषण देता हूँ साइंस को लेकर, तो नोबडी इज इंटरेस्टेड, तो हंसते हंसाते साइंस का एक फॉर्मूला बच्चों के दिमाग में उतरना चाहिए। जी सर। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आई थिंक वो आपने आंसर कर दिया है, शाहरुख वाला किस्सा, तो सौम्या भाई आपको देखिए, आपको पता लगेगा। दूसरा सवाल ये है सौम्या दास भाई का कि आप अभी भी कोई कॉमिक बुक फॉलो करते हैं, और आर यू अवेयर ऑफ कॉमिक बुक सीन इन इंडिया? इंडिया के तो बहुत कम कम। देखता हूँ, लेकिन कोई प्रयोग होता है तो मैं डेफिनेटली इंटरेस्ट लेता हूँ। और जी जी खुसूसन जापानीज कॉमिक्स, फ्रेंच कॉमिक्स, ये सारे कहीं ना कहीं से मेरे पास लोग या तो मित्र जो है, फैन जो है, वो भेज देते हैं, तो उससे पता चलता है कि जमाना कितना आगे बढ़ चुका है कॉमिक्स में। अब जी वो हम लोग जो फ्रेमिंग करते थे, एक फ्रेम, दूसरी एक छोटी फ्रेम, एक लंबी फ्रेम कॉमिक पेज के अंदर, फिर एक गोल फ्रेम डालते थे, अब वो टोटल ऐसे फ्रेम को तो तोड़ फोड़ के ऐसी रख दी है इन लोगों ने, नए कॉमिक आर्टिस्ट विदेश के यानी अब वाह कहने को जी चाहता है। जी सर। तो क्विकली सवाल रैप अप कर लेते हैं। आई थिंक ये रवि भाई बता रहे हैं कि आप शायद कॉमिक कॉन में उनके बुक के साथ, अधीरा मोही के साथ थे, पहली बुक शायद तभी लॉन्च की थी उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। देन एसआर भाई के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई ओहो। थिंक ये बेला वाला आंसर आप दे चुके हैं कि उस जी समय में वो लिव इन दिखाना, और हाँ, करेक्ट। हाँ। उसके बाद ये स्क्रीन वाला भी आई थिंक सारा ज्यादातर लोगों का सवाल वही था, बिग स्क्रीन पे बहादुर को देखने का, वो भी हम आप जवाब दे चुके हैं। सैफरन कुर्ता वाला भी आपने दे दिया है जवाब काफी अच्छे से। और वो कह रहे हैं कि कुछ बहादुर के कुछ और किस्से हैं जो आप बताएंगे आज के रीडर्स को, और हैव यू एवर थॉट अच्छा, ऑफ विजुअलाइजिंग बहादुर इन प्रेजेंट सिनेरियो? प्रेजेंट सिनारियो का मैंने कहा ना कि जैसे एक फिल्म प्रोड्यूसर आया था बहादुर पर फिल्म बनाने के लिए, तो मैंने उससे कहा देखो सिचुएशन ये है कि उन्होंने कॉपीराइट करवा लिया है, हालांकि इलीगल है, लेकिन सिचुएशन ये है कि भी कल तुम पर केस करोगे तो तुम्हारे
जो भी 2-5 करोड़ स्पेंड करोगे फिल्म पर वो डूब जाएंगे। तो बोले वी टेक द रिस्क। तो उनके लिए मैंने सोचना शुरू किया था कि इस दौर में बहादुर होता, मैंने पहले भी रेफर किया था कि इस दौर में बहादुर मैं लिखता तो मेरे पास टेररिज्म के इतने सब्जेक्ट पड़े हुए हैं, अवेलेबल है मार्केट में, कि पूरी सीरीज बन सकती है 25-50 कॉमिक्स की, बहादुर बेला और ये टेररिस्ट। जी जी। तो नेक्स्ट राहुल दुबे जी पूछ रहे हैं कि आपको कभी ख्याल आया कि बहादुर को कुछ सुपर पावर दी जाए कभी? नहीं, मैं तो सुपर पावर के खिलाफ मूवमेंट चलाई थी मैंने। जितने भी कॉमिक विदेश से आते हैं उन सब में जी। सुपर पावर के साथ ही आते कैरेक्टर। तो मैंने कहा मैं अपना कैरेक्टर को एज ह्यूमन, जो भी मतलब है, तो आपकी और मेरी तरह, यानी कि पाठक की तरह, जो पाठक पढ़ेगा तो उसे लगेगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ। ये जी सर। बेसिक थॉट मेरे जहन में ये था। जी जी। तो नेक्स्ट सवाल उनका वही है कि एंड ऑफ द डे बहादुर एक डकैत का ही बेटा था, तो इसकी जी। वजह से बहादुर को कभी इस बात का बुरा लगा कि मतलब एवर फेल्ट बैड अबाउट हिज लिनेज कि पिताजी तो डाकू ही थे एंड ऑफ द डे? ऐसा ये कोई? मैंने पहले बता रहा हूँ, सेम पॉइंट मैंने पहले इश्यू में, पहले या दूसरे में ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि ही रियलाइज कि अपने बाप को वो जो ग्लैमराइज किए हुए था माइंड के अंदर, कि मेरे पापा ने तो 50 लड़कियों की शादी करवा दी, ये उसकी माँ ने उसके भेजे में घुसाया था सब दिमाग में, कि इतनी लड़कियों की शादी करवा दी, इतने मंदिर बनवाए, कहाँ कहाँ सोने का घन लगाया। तो ये ग्लैमर उसके अंदर था ना, और माँ उसको ये सब पंप कर रही थी उसके दिमाग में ताकि वो बदला ले इंस्पेक्टर के साथ। जी जी। तो ये और मैंने यहाँ तक बताया था कि फर्स्ट कॉमिक के अंदर ये होता है कि ये यहाँ से बंदूक लेके चला माँ के आशीर्वाद के साथ, तो दरवाजे में इंस्पेक्टर खड़ा है। जी जी। अब यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, ड्रामेटिक सिचुएशन है, हाँ, और माँ कहती भून डाल उसको, छोड़ मत, उड़ा दे उसको। और बहादुर कहता है माँ ये तो तुम्ही ने सिखाया था कि घर आए मेहमान को बिठाया जाता है बाइज्जत, उसे पानी का पूछा जाता है। माँ कहती मार डाल साले को। वही यानी ये ड्रामा मैंने क्रिएट किया था, जहाँ इंस्पेक्टर कहता है देखो मैं कोई मैं निहत्था हूँ, कोई हथियार मेरे पास नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट 10 मिनट्स फ्रॉम योर सन। माँ से कहता है। बहादुर कहता है ठीक है क्या करना है मुझे, बंदूक लेकर। तो इंस्पेक्टर कहता है मेरे साथ चंद मिनट गुजारनी है और बाद में तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। अब यहाँ से वो बहादुर को लेकर इंस्पेक्टर चला और फिर दिखाता है देखो ये कब्रिस्तान नजर आ रहा है। बोले हाँ, तो कई सदियों से देख रहा हूँ, कितने मुसलमान, किसने क्रिश्चियन, यहाँ बाजू में वहां भी है हिंदू का स्मशान गृह भी है, वो तो सब हम देखते रहते, इसमें नई बात क्या है। तो बोले यहाँ जितने कब्रिस्तान में जितनी लाशें हैं वो एक कुंबे की है जो तेरे बाप ने उसको खत्म किया था, अब पहला झटका उसको लगा। इस तरह कदम कदम पर ये इंस्पेक्टर उसको रियलाइज करवाता है कि तू जो ग्लैमराइज कर रहा है कि मेरा बाप ये था और वो था और ये था, और मैंने उसकी हत्या की थी, तेरा बाप जो है रियलिटी ये है। जी यहाँ जी। से ये आई उसके थिंक दिमाग इशू 1 में ही आपने वो सब क्लियर कर दिया था, तो शायद लोगों क्लियर, को बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, तो उसका तो बन गया है, दिमाग में क्लियर है। जी जी। नेक्स्ट आई थिंक ये लिव इन वाला सवाल बहुत आ रहा है, आपने वैसे इसके ऊपर बात की है, बट इसके पीछे कुछ रीजन था? क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीजें इतनी कॉमन नहीं थी, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया, ये आपने इसको डालने का सोचा? ये तो कुछ कुछ मेरी लाइफ थी ना इसके अंदर, मैंने बताया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एंड सारे रीडर्स इन इसी लाइफ को हसरतों की निगाहों से देख रहे होंगे, तो ये सवाल आना तो लाजमी है ना अमित। अच्छा, बिल्कुल।
एंड आई थिंक वो बहुत ज़्यादा आपके फैन है, तो बोल रहे हैं कि प्लीज कन्वे हिम आवर हार्टफुल थैंक्स फॉर कमिंग अप विद सच वंडरफुल कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज एंड मेकिंग आवर चाइल्डहुड स्पेशल। तो उनकी तरफ से थैंक यू। थैंक एंड यू। 2-3 अरे सवाल मुझे ऑफलाइन भी आए थे, वो भी मैं पढ़ देता हूँ, ऑल्दो आप आंसर कर चुके हो। रजत मिश्रा भाई है, उन्होंने भी सेम वो लिव इन वाला पूछा है और बोला है कि वो एक काइंड ऑफ वो जो बेला का कैरेक्टर है वो आज के जमाने में भी एक एज अ रोल मॉडल काम कर सकती है लड़कियों के लिए। दूसरा वो जो मैंने बोला था विनोद खन्ना वाला, तो आपने आंसर दे दिया है, वो किसी से इंस्पायर्ड जी नहीं था। राज कपूर वाला किस्सा भी आप सुना चुके हैं। एक सवाल उनका ये है कि डब्बू जी एंड लक्ष्मण कॉमन मैन वर द टू पोर्ट्रेट्स ऑफ कॉमन मैन इन कार्टून दैट रेजोनेटेड विद जनता बैक देन एंड दोज स्ट्रिप्स आर एज वैलिड टुडे एज दे वर व्हेन दे मेड। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड डब्बू जी? तो आई थिंक आपके डैड से इंस्पायर था, वो आप बता चुके हैं। एक आलोक जोशी भाई हैं, उनका सवाल है कि कभी कॉमिक्स वापस बनाने का मन करता है? अभी कोई माल लेकर आए प्रॉपर बम्बई की जबान में माल लेकर आए, पीसफुल जगह मुझे दे कि भाई चलो ये 5 स्टार होटल में तुम्हें यहाँ रहना है या कहीं भी कॉटेज दे दे लिखने के इधर बॉलीवुड वाले देते हैं, ऐसा कोई आए तो कर सकते हैं उसमें। तो सर आप सीधी मना कर रहे हो, सीधी सीधे बात नो सीधे ऐसा लग बकवास। रहा नहीं है। सर सीधे ने सीधे सीधी सीधे बात नो नहीं बकवास कर दी। हाँ जी मैंने बोला आपने सीधी You बात कह दी, सपाट see, सीधा हाँ सपाट जवाब। you can't afford me को बड़े प्यार से सर ने कहा है यहाँ पे। हाँ। अच्छा। और एक लास्ट कमेंट है सुदीप दास गुप्ता भाई का, जस्ट थैंक्स फॉर बेला। सर बहादुर से क्रश सर रही है। बहादुर से ज्यादा बेला की फॉलोइंग है, मैं आपको ये बता मुझे देना लगता है बेला की एक अपने अलग दौर की पैरेलल सीरीज चल सकता है। अपने दौर की झांसी की रानी थी वो, यस सर। यानी तो जो भी इसी हमारे के फीमेल वॉरियर हुए, जी जी, हाँ, तो सिर्फ ये ये इस दौर की थी। तो ये सवालों का आई वांटेड टू मेक हर आइडियल फॉर आज की जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो है, यस यस। भाई खामोश नहीं बैठना है, आपको भी फील्ड में आके काम करना है। फिर ये नहीं देखना है कि अरे इसने मुझे छू लिया, कि उसने नजरें डाली, और ये नॉर्मली ये होते रहता है ना, जो जी जी। संस्कार हमारे में पड़े हुए हैं। अरे भाई किसी ने छू लिया, कुछ छेड़ कर दी, बेझापड़ 2 साले को, मामला खत्म करो उधर, करेक्ट सर। तो दोबारा कोई तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं। जी। चलिए तो सर anyway, यस यस, तो मैं बस अभी हमारा लास्ट सेगमेंट है, तो आई विल हैंड ओवर इट टू जीत भाई। तो जीत भाई, ओवर टू यू। सर हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे होने आ रहे हैं आपसे बात करते हुए, और इस पूरे दौरान पे ना मैं आपको देख रहा था और मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स याद आ रहे थे कि जैसे मेरे अभी हैं। कैसे ग्रैंड पेरेंट? आई एम ओनली 90। नहीं सर ग्रैंड उस पेरेंट चीज कैसे हुआ? नहीं सर, इट वाज मोर ऑन द स्टोरीज कि हम लोग जैसे ना, मैंने कभी अपने नाना जी या दादाजी ने ना इतनी कहानियां नहीं सुनाई, जो भी सुनाई है दादी ने सुनाई है या नानी ने सुनाई है। अच्छा अच्छा। और तो जब आप इतना सब बता रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था कि आपकी पूरी स्टोरीज का अगर मैं ऑब्जेक्टिव देखूं, आप व्हाट आई लर्न वाज कि आपने स्ट्रगल्स देखे हैं, बट आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है, राइट? वन थिंग वाज दैट। सेकेंड थिंग आपने जो बताया कि मतलब आपको ना हर जगह पे अच्छे लोग भी मिले हैं जिन्होंने आपकी बहुत मदद करी है, और आपने सबको याद रखा है, ठीक है? लेकिन इंडिया का वो एक चीज रहता है ना कि मतलब बहुत बार क्या होता है, वेस्ट ऐसे पोर्ट्रे करता है कि इंडिया में सब बुरा ही चल रहा है, राइट? बट द पीपल हैव बीन वेरी हेल्पफुल, सभी उसमें, राइट? बहुत लोग उन लोगों को क्रेडिट नहीं देते, बट आपकी पूरी स्टोरी में आपने हर एक का नाम याद रखा है थ्रू, राइट, विच इज वेरी क्रेडिबल। एंड मतलब और उसके बाद भी ना कि आपका पूरे जगह पे एक पॉजिटिव आउटलुक था। इवन अगर आप एक कॉफिन हाउस में बैठ के भी कहानी लिख रहे हो ना, आपने जो स्टोरी जिस तरीके से सुनाई है ना, वो किसी के साइक पे उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप कोई वापस उसको सोचते बैठेगा ना, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि कैसे कोई वहां पे बैठ के कुछ आर्ट का कर सकता है, ठीक है? तो मतलब यू दैट द ऑप्टिमिज्म रहा ना आपके पूरी जर्नी में, जो एंथुसियाज्म, जी जी जी, राइट? तो मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था कि क्या मैं कभी इस एज में आऊंगा तो इतना एंथुसियास्टिक रह पाऊंगा, मतलब हाउ टू कल्टीवेट दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, राइट? और मतलब सो दैट्स व्हाई इट आई वाज इन ऑ
थ्रू आउट दिस। और मतलब मैंने राज कॉमिक्स और डायमंड ज्यादा पढ़ी है, मतलब मैं जब बचपन मेरा वहां से है। और उस समय ना मैं अगर बहादुर पढ़ता तो शायद मैं उतना अप्रिशिएट भी नहीं कर पाता, क्योंकि बहादुर वॉज वेरी प्रोग्रेसिव। अभी जब मैं देख रहा हूँ राइट, जैसे लिविन की बात हुई, या जैसे पहली दूसरी में ही कि घोड़े के टापों से ही सर कुचल दिया है, ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, नहीं? तो मतलब इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, द ब्यूटी ऑफ दैट बुक इज। एंड देन मतलब तो ये जो आपने हमें गिफ्ट दिया है राइट, इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री को या कम्युनिटी को, तो हम लोग ना जैसे जितने भी क्रिएटिव्स आते हैं तो उनको हमारी तरफ से एक होमाज देने की कोशिश करते हैं। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू इज आई क्रिएट एक्शन फिगर्स। तो इसमें हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं आबिद अरे सूरती जी का एक्शन फिगर। आपको ड्रॉप डेड इतना पसंद है तो हमने टी शर्ट में ड्रॉप डेड भी दिया है। ये हमारे एक इन हाउस आर्टिस्ट हैं यश भाई, जो यहाँ नहीं है, उन्होंने ये आर्ट बनाया है, और हमारे विवेक भाई ने उसे इंक और कलर किया है। हाँ, क्या बात। अंशुल भाई जिन्होंने आपसे इतनी देर बातें करी, उन्होंने आपकी पूरी जीवनी दी है। और पहली बार हमको फॉन्ट नीचे करना पड़ा, छोटा करना पड़ा, ताकि हम जीवनी को फिट कर सके। ठीक है, मतलब कि हमें ऐसा हुआ कि हम कुछ हटा ही नहीं पा रहे थे, तो जी इस तरीके से। और मतलब मेरा थोड़ा बायस है कि मैं एक कॉमिक्स देता हूँ, तो मैंने बहादुर की पहली जो लाल हवेली का रहस्य है, मैंने दादा से पूछा कि कौन सी देनी है, उन्होंने बोला यही है, यही पकड़ाना है ये आबिद सर को। और मैंने ये यहाँ पे पाना भी पहला दिया है। मैंने एक सेकंड, पहला कॉमिक जो है वो अभी ब्लैक मार्केट में 25,000 रुपए में बिक रहा है। जी सर, फर्स्ट मुझे पता कॉमिक है। ऑफ बहादुर। जी जी और जी, एक सबको बंदे पता है। सर अरे मालूम पता है है सर। ये। और हाँ एक हाँ बंदे ने जिसने खरीदा उसने कई 6 महीने तक बार्गेन करके 10,000 में खरीदा। सॉरी, बीच में बोला मैं। नहीं 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 सर, कोई नहीं। तो सर हमने तो एक हाथ में कॉमिक्स दिए, दूसरे हाथ में पाना पकड़ा है। वाह, मतलब सही, पास्ट करेक्ट, और प्रेजेंट सबको हमने दोनों एक समान तरीके से है। होमाज देने की कोशिश करी है। राइट, तो सर नेक्स्ट थैंक कभी यू। इंडिया आऊंगा तो आई एम गोना शिप इट टू योर एड्रेस, अंशुल भाई से लेकर। एंड थैंक यू सो मच। थोड़ा एंड दिस क्लोजअप इज देना जीत भाई उसको, ताकि अच्छे से वो देख सके। टी शर्ट पे भी आपका जो ड्रॉप डेड का है लोगो, वो उन्होंने एक्शन फिगर पे भी डाला है। हाँ राइट, इसमें राइट। और हमने तो सर ये है हमारे आबिद सर, जिन्हें हमने एक तरीके से लाइक होमाज देने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम एनआरआई पॉडकास्ट स्टूडियोज टू यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। काफी लंबा समय मैंने ले लिया आप लोगों का। नहीं नहीं ओके, सर। होप टू सी यू अगेन। सर थैंक यू या थैंक यू तो वेरी मच सर, सर बढ़िया लास्ट लगा। बस एक रैप अप कर रहे हैं पॉडकास्ट को, तो आपकी तरफ से हमारे लिए कुछ फीडबैक है, या फिर आपने हमारे पॉडकास्ट देखे हैं या नहीं वो पता नहीं है, तो अगर देखे तो बताइए, नहीं देखे तो जरूर देखिए, और फिर अंशुल भाई को मैसेज कीजिए देखने के बाद कैसा लगा आपको, और कुछ फीडबैक है तो। ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि दिमाग की खिड़की खुली रखो, बस। अगर जी इतना बिल्कुल। कर देते हैं तो मैं कामयाब रहा 3 घंटे देने में। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू योर सर। टाइम। एंड ऑडियंस से भी दरख्वास्त है कि देखिए ये वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहादुर के फैंस जितने भी हैं सबके साथ शेयर करें, आबिद सर के जितने फैंस हैं उनके साथ शेयर करें। कमेंट करें आपको क्या पसंद आया, आबिद सर की बातों में क्या पसंद नहीं आया, और अगर आप कुछ और भी सुनना चाहते थे जो हम कवर नहीं कर पाए, तो मे बी फ्यूचर में वापस सर को लेके आएंगे और उनसे उन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। और बने रहिए एनआरआई स्टूडियो पॉडकास्ट के साथ। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू।